नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लोगों ने देश भर में प्रदर्शन किया है और चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग भी तेज होने लगी है, क्योंकि सोमवार की रात को लद्दाख में गलवान घाटी के पास दोनों देश के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीनी सेना के 43 सैनिक भी हताहत हुए हैं। ऐसे में भारत चीन के रिश्ते में एक बार फिर दरार पड़ती दिख रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कह दिया है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अखंडता से समझौता नहीं करेगा। अब सवाल यही है कि चीन को जवाब कैसे दिया जाए। सेना अपना काम बखूबी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देश की जनता इसमें कैसे योगदान दे सकती है, यह बेहद अहम है। और ये देखिए, 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में, लखनऊ में, हाथरस में, महाराजगंज में, शाहजहांपुर में, बहराइच में, इसके अलावा लगभग हर जिले से इस तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां शहीद जवानों को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी किया। कई जगहों पर तो मसलन लखनऊ और देहरादून जैसे बड़े शहरों में व्यापारी भी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने चीन के सामान को ना बेचने की कसम खाई, इसकी शपथ ली कि वो चीन का कोई भी सामान नहीं बेचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और यह साफ कर दिया है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने यह भी साफ कहा है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता से किसी भी हालात में समझौता नहीं किया जाएगा। यह ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उससे ठीक पहले उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा। उनके साथ सभी मुख्यमंत्रियों ने भी 2 मिनट का मौन रख के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर जो कुछ हुआ है, उससे प्रत्येक देशवासी आहत है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो संदेश बहुत स्पष्ट है और सीधा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ सवाल हैं वो आपके सामने रखते हैं, जिनके आसपास हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यही है कि क्या चीन भारत को हल्के में ले रहा है? अभी भी यही समझ रहा है कि यह 62 वाला हिंदुस्तान है? क्या उसी जो एक पुराना युद्ध जीता 1962 का चीन ने, क्या उसके अनुपात में इस वक्त भारत को समझ रहा है चीन? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
दूसरी बात यह है कि जब यह कहा जा रहा है कि भारत को उकसाया तो जवाब दिया जाएगा, तो फिर इस तरह के विश्वासघात को क्या उकसाना नहीं माना जाएगा? और अगर 20 जवानों की शहादत हुई है तो फिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि चीन को जवाब आखिर किस तरह से देना चाहिए? क्या आर्मी को मैदान में उतारना चाहिए या फिर अर्थव्यवस्था के तरीके से या उस मोर्चे पर चीन को जवाब देना चाहिए? सवाल यह भी कि जनता अपना योगदान इसमें कैसे दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि चीनी सामानों का क्या बहिष्कार होना चाहिए और इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? यह भी सरकार को संभवतः स्पष्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हीरो वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। संजीव सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आप संघ विचारक हैं। इस वक्त केजी बहल जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल साहब। और इस वक्त पीके सहगल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल हीरो वाजपेयी साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम तो ये स्पष्ट संदेश मान रहे हैं कि चीन को सीधे तौर पर यह ताकीद कर दी गई है कि जो आपने ये हरकत की है इसका बदला लिया जाएगा। कब होगा, किस स्वरूप में होगा, यह भी देशवासी देख लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस वक्त है कि उस जगह पर जहां पर यह क्लैश हुआ, क्या वाकई सेना के जवान अब वहां पर मोर्चा संभालेंगे? क्या सिर्फ अगर चीन की तरफ से अतिक्रमण होगा उसका जवाब दिया जाएगा, या जो पाकिस्तान के साथ हमारी भाषा रही है, हमने एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्या चीन को उस भाषा में जवाब देने की जरूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है वो एकदम स्पष्ट है। इस देश में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने चाइना को इस तरह स्पष्ट और कड़े शब्दों में नहीं भाषा इस्तेमाल की है। और जो भाषा प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल की है वो इस हिंदुस्तान में 135 करोड़ भारतीयों की भाषा है। वो उनके पीछे राष्ट्र का धर्म जो है वो 135 करोड़ भारतीय जो चाहते हैं सरकार वो करती है। सबकी मंशा ये है कि चाइना ने अगर विश्वासघात किया है तो उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। और वही कहा है, सेना अपना स्थान, समय, चीजें तय करेगी, कैसे क्या होगा। तो बाकी प्रधानमंत्री का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि चाइना से हम हर तरह से सक्षम है लड़ने के। 1962 का इंडिया नहीं है ये आज का इंडिया है। और जो प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से इस झड़प से पहले ही एक विषय उठाया था कि आत्मनिर्भर भारत जी, मेरे ख्याल से वो विषय इसीलिए है कि जो हमारे व्यापार घाटे और जगह से हैं उनको हम बराबर करें, आत्मनिर्भर बने, सरकार उसमें योगदान करेगी और जिससे कि हमारे लोग उस वैश्विक चुनौती या चीन के सस्ते सामान की चुनौतियों का सामना कर सकें। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न आप लोगों से भी तो पूछा जाता है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आत्मनिर्भर लोग बने, चीन का प्रोडक्ट ना खरीदें, लोग तो संकल्प कर रहे हैं। लखनऊ के तो व्यापारियों ने कह दिया कि हम बेचेंगे नहीं चीन का प्रोडक्ट। लोग तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं आपकी बात के साथ, लेकिन सरकारी पॉलिसी जो आयात और निर्यात की है, क्या उसमें या टैक्सेशन में तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से सरकार इन सब चीजों का अध्ययन कर रही। एक जो इतना बड़ा पैकेज एमएसएमई को दिया गया, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बड़े हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पूरे विश्व से निवेश आ सकता है, आए। लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जो सामान्य चीजें हैं, हमारे रोजमर्रा की यूज की चीजें, उसमें हमारी एमएसएमई अगर मजबूत होगी तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सामान बनाएंगे। हमारे पास खुद एक इतना बड़ा बाजार है जो उस सामान को खपाने की क्षमता रखता है और हमें इन चीजों से निपटना है। सस्ती बाजार के साथ टक्कर लेनी है तो सरकार का सहयोग इन उद्योगों के लिए जरूरी है और सरकार उसी दिशा में प्रयासरत भी है। ठीक। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप विपक्ष के नेता भी हैं और आपके आगे मेजर भी लगता है। मुझे दोनों लिहाज से आपसे यह जानना है कि इस वक्त जो सरकार की पॉलिसी, जो सेना का काम करने का तरीका है, उसको समाजवादी पार्टी और आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम जो हाल में अभी जो घटना घटी है उसको देखें
तो एक बहुत गुस्सा मैं समझता हूँ आज हर एक भारतीय के अंदर है, और ख़ास तौर पे जो मेरी तरह यूनिफॉर्म पहन चुके हैं उनके अंदर वो गुस्सा आज और भी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ चीन को नहीं देखिए, नेपाल ने क्या किया है अभी। नेपाल ने भारत के हिस्से को अपना बनाया, अपने संसद में उसका नक्शा पास कर लिया और बॉर्डर पिलर्स जो हैं वो गायब कर लिए हैं काफ़ी वहाँ से, और हमारे देश के जो नागरिक हैं उन पे अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। सरकार ने उसके खिलाफ क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वहाँ से हिम्मत बढ़ती है। अब सोचिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था कि ये वो भारत नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से वो भारत नहीं है, क्योंकि ये चीज़, ये हिमाकत आज तक नेपाल ने कभी नहीं की थी, ये आज हुई है। जो चाइना ने आज किया है हमारे साथ, मैं खुद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पोस्टेड रह चुका हूँ। इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग खुद, मैं जब पोस्ट पे था तो चाइना में अंदर चले जाते थे, एक झील थी वहाँ से पानी भी ले आते थे। आज ये ऐसा हुआ है कि एक तरीके से अटैक हुआ है हमारे ऊपर। इसे एक झड़प तो एक शब्द इस्तेमाल दिया जा रहा है, एक तरीके से अटैक किया है चाइना ने पूरे प्लान्ड वे में, और हमारे इतने सैनिक मार दिए हैं। अगर आप देखिए किसी भी और दुनिया के किसी देश पे इस तरीके से आज अगर किसी ने अटैक किया होता, ये मैं एक समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सोल्जर, एक भारतीय होने की तरफ से बोल रहा हूँ, कि अगर किसी भी और देश के ऊपर इस तरीके से किसी देश ने हमला किया होता, उसके 20 सैनिक मार दिए होते, और अभी भी 25-30 जो हैं लापता हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो और अभी सामने आएंगी। उस हालत में भी अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी भी हम जो है केवल बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझाना चाहते हैं और जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, इस तरीके के बयान, जैसे पहले हम बहुत सालों से, मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं करूंगा, पहले भी सरकारों में आपने अक्सर ही देखा होगा, एक लाइन बोल दी जाती थी नेताओं द्वारा कि बस कड़ी निंदा करते हैं इसकी और सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा। ये सही समय कौन सा होता है भाई साहब? 20 सैनिक मार दिए गए हमारे हैं, बेवजह मार दिए गए। हम तो अपने ही एरिया में थे, हमारे अंदर देश के अंदर आकर के वो मार के चले जा रहे हैं। अब हम किस बात का, कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं? केवल क्या राजनीतिक बयानबाजी से ही हम आगे काम चलाना चाहते हैं? जहां तक सरकार की जिम्मेदारी है, आज आपने एक बहुत सही प्रश्न उठाया था कि चीन का बहिष्कार कीजिए, उनके प्रोडक्ट्स, फिर कट गया। जी ठीक, आपकी बात आगे चतुर्वेदी जी, लेकिन इसके साथ साथ में ब्रिगेडियर बहल साहब आपके पास आना चाहता हूं। बहल साहब, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें सही वक्त कौन सा रहेगा? या उकसाने की बात कर रहे हैं कि अगर हमें उकसाया, हमारी संप्रभुता को चुनौती दी, तो फिर हम अपना पराक्रम दिखाना भी जानते हैं, वीरता दिखाना भी जानते हैं। ये कहने का वक्त है या फिर कर दिखाने का? ब्रिगेडियर बहल साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। सबसे पहली बात तो ये है, हाँ यस सर, देखिए सबसे पहले बड़ी बात ये है, जो ये हमला किया है इन्होंने चाइना ने हमला किया है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो हिंदुस्तानी लोग हैं जो हमारे हैं वो क्रॉस करके गए हैं RSC को। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, एक हमला करने के लिए प्लान बना करके आए हैं वो लोग, सादे जो सामान लेके आए हैं, पत्थर लेके आए हैं, और जो कांटेदार तारे लेके आए हैं, बलियन और डंडे लेके आए हैं, ये सब हमले के लिए आए हैं और उन्होंने हमला किया है। वो इधर आए हैं और हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अभी जैसा कि वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो हमारे सिपाही वहाँ पर गए, हमारे सिपाही वहाँ पर नहीं गए। मुझे लगता है जैसा कि अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग मिसिंग हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को पकड़ के ले गए हों, हो सकता है कि कुछ लोगों को पकड़ के ले गए हों, ये दिखाने के लिए कि वो लोग आए हैं। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे सिपाही, हमारे कोई भी वहाँ पर नहीं गया होगा, वो लोग आए हैं और उनको अच्छी तरह से उन्होंने मार लगाई है। ऐसा भी नहीं है, उनको अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उनके डबल द अमाउंट, दुगने लोगों को उनको मार दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें अभी सरकार को चाहिए कि एक्सपोज करें, दुनिया को बताएं कि चाइना झूठ बोल रहा है। ये झूठ के एक्सपोजर को हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी गलत इंप्रेशन होगा कि अगर कहें कि हमारे लोग उधर गए हैं, तो हमें इसको एक्सपोज करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए ये झूठ बोल करके ऐसी बात कर रहे हैं। और ये चाइना की हमेशा पॉलिसी रही है, पहले से भी झूठ बोलते रहे हैं ये, तो आज भी वही कर रहे हैं। और
मेरे ख्याल से एक आध हमारे कुछ लोगों को पकड़ भी लेके गए हों, अंधेरे की बात है, रात की बात है, अगर हो सकता है ले भी गए हों। तो ये बात झुटलाने के लिए हमें सब कुछ बताना पड़ेगा कि देखिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि देखिए खुला हाथ दे दिया है फौज को, ये के लिए नहीं जैसे पहले गोली नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है जो जैसी स्थिति हो करो। तो इस वक्त इस स्थिति में है कि करने के लिए कहा गया है कि आप एक्शन लीजिए, तो एक्शन लिया जाएगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम वो हिंदुस्तान नहीं है जो सन 62 में था, हम 20 की बात कर रहे हैं आज। और 20 में हमारी इतनी शक्ति है कि हम दोनों की तरफ, उनको शायद चाइना एंगेज करेगा या पाकिस्तान एंगेज करेगा, तो दोनों तरफ लड़ नहीं पाएंगे। हम दोनों तरफ तैयार हैं, दोनों फ्रंट्स पर तैयार हैं लड़ने के लिए, और पूरी हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब एकजुट हो गए। हमारा कोई ये प्रश्न ना पूछे इसने क्यों नहीं किया, उसने नहीं बोला, इसने ये नहीं कहा, नहीं, जो कर रहे हैं करने दीजिए उनको। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम शक्ति एकजुटता नजर आनी चाहिए, सब एक हैं और एक होकर के ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन संजीव सिंह जी आप इसमें क्या देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी का हमने वो ट्वीट भी देखा जिसमें वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आखिर कहां छुप रहे हैं, कहां हाइड कर रहे हैं वो। अब तो प्रधानमंत्री सामने आ गए, अब संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले मैं जीव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों के सामने जो हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। और बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जहां से शुरू की, मैं वहीं से कहना चाहता हूं। आज देश चाइना के द्वारा जो अपने सैनिक हताहत हुए हैं उनका बदला चाहता है, एक भारतीय चाहता है। लेकिन दो तरफी बातें नहीं चलेगी। एक तरफ जो मीडिया के द्वारा बार बार ये बातें बताने की कही जाती है कि 2020 का भारत 1962 का भारत नहीं है, तो हमें ये भी देखना होगा कि चीन भी जो है वो भी 1962 का नहीं है। आज जो चीन की सामरिक शक्ति है, हमारी कूटनीति फेल हुई है, इसलिए उस सामरिक शक्ति आज चीन की $167 उसकी मिलियन डॉलर है, जहां हिंदुस्तान, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके चारों देशों के अगर आप सैन्य बजट जोड़ दें तो उससे ज्यादा चाइना का बजट। नंबर एक चीज तो ये है। दूसरी चीज कि 70 साल के इतिहास में 18 बार देश के प्रधानमंत्री, अब तक सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री अगर कोई भारत का रहा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। 5-5 बार प्रधानमंत्री जी पिछले 5 वर्षों में चाइना गए। तो कूटनीति हमारी चाइना के प्रति क्या थी, हमारी विदेश नीति क्या थी? यहां तक यह करना पड़ेगा कि व्यापारी और एक आम हिंदुस्तानी चाइना के सामान का वो तो परहेज करना चाहता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अभी जो दिल्ली से मेरठ एक ब्रिज बन रहा है जी, 5.6 किलोमीटर की ब्रिज, जहां पे इंडिया की कंपनी वहां पे बिडिंग करती हैं। इंडिया के कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाता है, संघाई इंजीनियरिंग को ठेका दिया जाता है 1127 करोड़ का। यही नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि बैंक ऑफ चाइना का उद्घाटन हम चाहते हैं भारत में। तो हमें यह नहीं समझ में आता है कि एक तरफ आप जनता को, इन्हीं का जो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस है, ये सारे लोग कहते हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार करिए। तो ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी विदेश नीति के तहत क्यों नहीं आता? आप एक तरफ कहते हो कि आप इनके सामान का बहिष्कार करिए, अभी दीपावली आ जाएगी तो चाइना के सामान आ जाएंगे, गणेश लक्ष्मी चाइना से चले आएंगे, होली में जो अबीर और गुलाल खेली जाती है वो चाइना से चलाता है। तो एक दो नीतियों पे हमारी सरकार जो काम करती है कि अनुसांगिक संगठन कहेगा कि चाइनीज सामान अशोक सिन्हा जी, और वहीं भारत सरकार अभी ये इस वक्त बड़ा मौजूद सवाल है बनाने का जो आप लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए। सवाल इसी बात को लेकर है कि रणनीति अगर है तो क्या हम चीन को पहले समझ नहीं पाते हैं? उसके लिए पहले पूरा बाजार खुला हुआ है और इसके बाद जैसे ही एलएसी पर हिमाकत होती है हम कहते हैं भाई चाइना का सामान हटाइए। तो जब हरकत होगी उस दिन का इंतजार करते रहें क्या हम लोग? नहीं, बस स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि जो देश की जो नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूत हाथों में है और देश की सेना बहुत मजबूती से खड़ी है। हम उसमें पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हैं। हम सेना के साथ पूरी तरीके से हैं। संघ ने अभी तक कोई भी अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु संघ के लाखों लाख स्वयंसेवक इस समय इस बात के लिए तैयार हैं कि चीन को यदि मुंहतोड़ जवाब देने में देश को आवश्यकता पड़ेगी तो लाखों लाख स्वयंसेवक तन मन धन से
देश के साथ, देश के सरकार के साथ और देश की सेना के साथ जी खड़े रहेंगे। 62 की लड़ाई में भी यही हुआ था। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था हमें मिली थी, हमने बहुत बखूबी उसको निभाया था और सेना के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने उनको काफी रसद पानी पहुंचाने में मदद की थी। इसके उपलक्ष्य में पंडित नेहरू ने 1963 में 26 जनवरी के परेड में हमें आमंत्रित किया था संघ के स्वयंसेवकों को। इस बार हमारे लाखों लाख स्वयंसेवक इस बात के लिए तैयार हैं कि देश को आवश्यकता पड़ेगी तो देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए, देश की आर्थिक दान करने के लिए और अपनी जान देने के लिए भी हमारे स्वयंसेवक तैयार हैं। हम बहुत पहले से आगाह कर रहे थे पिछली सरकारों को भी कि चीन से सावधान रहिए, जान देने की नौबत नहीं आएगी। अभी हमारी सेना बहुत मजबूत है और ये देश के बच्चे बच्चे का संकल्प है। इसमें किसी विशेष वर्ग या विशेष संगठन की जरूरत नहीं है। ये बच्चे बच्चे का संकल्प है कि जरूरत पड़ेगी तो वो जाएंगे। लेकिन मेजर जनरल सहगल साहब, देखिए एक सेकंड में आ रहा हूं सेना साहब आपके। मेजर जनरल सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सहगल साहब, ये क्या स्ट्रेटजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? ये कहा जा रहा है कि हमें अंतरराष्ट्रीय मंच पे ये बताना चाहिए कि चीन क्या हिमाकत कर रहा है, या हमें दिखाना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, उसका एहसास भी हो चीन को। देखो, हिंदुस्तान के पास अनेकों विकल्प हैं और मुझे पक्का यकीन है कि उन तमाम विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। किस विकल्प का किस समय इस्तेमाल किया जाता है वो तो समय बताएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो विकल्प है मैं उनको गिनाना चाहूंगा। हम चीन को जवाब उसी की भाषा में दे सकते हैं, सैन्य शक्ति के माध्यम से। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 80% जगहों पर हम ही है। अगर सरकार चाहे तो हम चीन में घुसकर अनेकों जगह पर उनकी जमीन को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे चीन को जबरदस्त एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन ये दिस विल बी द लास्ट रिजॉर्ट। हम नहीं चाहेंगे युद्ध हो, नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार का नुकसान हो जहां तक जान का ताल्लुक है, लेकिन ये विकल्प है। दूसरा जो विकल्प है सबसे बड़ा है कि ट्रेड। अभी समय आ गया कि हम WTO को इग्नोर करें और सरकार ऑफिशियली अनाउंस करे कि हम चीन के गुड्स को बैन कर रहे हैं। लेट चाइना गो टू WTO। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमको वही करना है जैसे ट्रम्प कर रहे हैं। साफ तौर पे हम कहें कि आपका कोई भी सामान हिंदुस्तान में नहीं आएगा। ये चीन के लिए बहुत ही घातक होगा। इस समय $67 बिलियन ट्रेड चीन के फायदे हित में है। चीन की इकोनॉमी बैठ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, और अगर इस माफी की कार्रवाई हिंदुस्तान करता है तो उसका असर तुरंत चीन के ऊपर नजर आएगा कुछ ही दिनों में, और ये सबसे ज्यादा घातक होगा। फिर पॉलिटिकली हमको कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिनको लेने की बड़ी आवश्यकता है। दुनिया के साथ एकजुट होकर हमको कड़े शब्दों में चाइना को कंडेम करना है। कोरोना के लिए हमको चाइना को कंडेम करना है। हांगकांग के लिए हमको चाइना को कंडेम करना है। जो मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है सिंकियांग में और उइघुर के लिए, अभी तक हम चुप है। हमको चाइना को कंडेम करना है। ताइवान के लिए, ताइवान WHO का मेंबरशिप चाहता है। इस समय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट WHO का हिंदुस्तानी है। हमको यकीन करना है कि हम, चाइना नहीं चाहता कि हम ताइवान को मेंबरशिप के लिए वोट करें, हमको वोट करना है। अनेकों और भी ऑप्शंस हैं पॉलिटिकली जिनको हम लागू करना चाहिए और बड़े साफ तौर पे करना चाहिए। चीन जो है हमसे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज चाहता है। वो साफ तौर पे जानता है कि आज का हिंदुस्तान किसी प्रकार से उसको जमीन नहीं देगा, किसी प्रकार अपनी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती करेंगे। उसको चाहिए पॉलिटिकल कंसेशन, क्यों आज चीन की हालत बड़ी नाजुक है। उसकी इकोनॉमी गिर चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को बड़ा आक्रोश है। ये जो सबसे बड़ी बात है ट्रेड की, इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि व्यापार को कैसे झटका दिया जा सकता है चीन के, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है। चीन का बहिष्कार तो करना है, लेकिन उस पर सरकारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या सरकार इस बात का ऐलान करेगी जो सहगल साहब सुझाव दे रहे हैं? छोटा सा ब्रेक। तो हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक बार फिर हम उनकी तरफ चलते हैं। वाजपेयी साहब, ये प्रश्न है और रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल साहब इसको कह रहे हैं कि ट्रेड को लेकर तो कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपने जवानों की जिंदगी बचाना चाहते हैं, अगर हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि खून बहना चाहिए, तो फिर एक सीधा विकल्प यही है कि आप अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पटकनी दीजिए, और इसके लिए स्पष्ट नीति आनी चाहिए। सिर्फ पुतले फूंकने से, विरोध प्रदर्शन करने से कोई बड़ी बात बनने वाली शायद नहीं है।
नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो तो देखिए जो हमारी भारत की जनता है उसके मन में जो गुस्सा है उस वजह से इस तरह के प्रदर्शन हुए, लोगों ने चीनी सामान जला दिया, ये उनका अपना मन का गुस्सा है और होना भी स्वाभाविक है। लेकिन भारत सरकार ने देखिए जो कोरोना के काल के बाद भी एक बड़ा पैकेज जारी किया, वो एमएसएमई के लिए जारी, आत्मनिर्भर भारत की बात पहले ही मोदी जी ने कहा। वो देखिए संदर्भ तमाम समय से चल रहे हैं, सरकारें तमाम चीज़ों का अध्ययन करती रहती हैं, तमाम फॉरेन पॉलिसी जो है उनका अध्ययन होता रहता है और एक बड़े उसमें अध्ययन होता है कि क्या चीज़ करना, तमाम वैश्विक हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाते हुए तमाम काम करने पड़ते हैं। सरकार उस दिशा में लगातार प्रयासरत है। ऐसा कोई भी कारण नहीं छोड़ रही सरकार कि जिससे भारत को कहीं दबना पड़े, पर बहुत सारी जो वैश्विक आपने जिम्मेदारियां ले रखी हैं उनको भी निभाना जरूरी है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जैसा शब्द जो हमने कहा है उसमें किसी का बहिष्कार नहीं, किसी का सामान लेना है नहीं लेना वो नहीं, हम खुद इस सक्षम बने। जब प्रधानमंत्री मोदी की व्यापारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा काश ऐसा पहले थोड़ा होता, लेकिन जो नहीं हुआ उसको मैं आज से विचार जरूर जानना चाहता हूं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी हिंदुस्तान वालों को यह पता ही नहीं है कि कितने प्रोडक्ट वो चीन के इस्तेमाल करते हैं। एक लिस्ट अगर निकल कर आएगी तो हमें भी शायद ना पता हो कि हम कितनी चीजें चीन की इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम वो लिस्ट ही सरकार से जारी करा दीजिए कि ये सामान, ये पुर्जा, तमाम चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, ये चीन का है। कम से कम वही जारी करा दीजिए, तो हम जैसे जो लोग हैं वो पढ़ के वो सामान खरीदना बंद कर देंगे अगर सरकार को पॉलिसी बनाने में दिक्कत है तो। नहीं, देखिए सरकार को पॉलिसी बनाने, सरकार की पॉलिसी जो है वो देखिए वैश्विक स्तर पे आपकी तमाम आपने एग्रीमेंट कर रखे हैं, उनको तोड़कर कुछ नहीं हो सकता। आप खुद इतने सक्षम बनिए कि आपकी चीजों को लोग खरीदें जो चाइना के सामान से सस्ती और बेहतर हो। उसी दिशा की तरफ इसी को लेकर सवाल है जो 70 साल में हमने किया या नहीं कर सके, इस पर आगे रोना बंद करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, भारत खड़ा करना पड़ेगा। आप दोनों के पास संजीव सिंह जी और मेजर आशुष चतुर्वेदी। लेकिन पहले अशोक सिन्हा जी, अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट नहीं टूट सकते क्या? तब भी नहीं टूट सकते जब हमारे जवानों के सिर पर लोहे की रॉड मारे जाए, जब हमारे जवानों की जान ली जाए, उन्हें ऊंचाई वाली चोटियों से, पहाड़ियों से धकेल दिया जाए नदी में, वैली में। क्या वो अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट तब भी नहीं टूट सकते ट्रेड को लेके? इस प्रकार की परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए, चाहे वो WTO का एग्रीमेंट हो चाहे जो भी हो, उसके अंदर यह प्रावधान रहता है कि यदि दुश्मन देश आक्रमण करता है या उसे युद्ध की स्थिति में, हम किसी भी उसके लिए बंधे हुए नहीं हैं। जहाँ तक राजनीतिक मामलों का प्रश्न है, युद्ध जीतने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक चाहिए। नंबर 1, देश की अत्याधुनिक सेना होनी चाहिए। नंबर 2, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। नंबर 3, देश की जनता का मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। और नंबर 4 कि देश का जो यूजेबल मैन पावर है, जो हम देश की जनता है, वो उसका पूरा यूजेबल मैन पावर होना चाहिए हमारे पास। चारों क्षेत्रों में हम सक्षम हैं, चारों क्षेत्रों में हम चीन से कम नहीं किसी मामले में हैं। आर्थिक स्थिति में हो सकता है उसका GDP बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका उत्पादन बहुत ज्यादा हो, तो संघ इस बात का विश्वास दिलाता है कि हम जन जागरण करेंगे, देश की जनता का मनोबल बनाएंगे और हम खुद लिस्ट इस बात का छाप करके बांटेंगे जनता में कि चीनी सामान ये है, स्वदेशी सामानों का प्रयोग करो। ये पहले भी हमने किया है और करते रहे हैं। हम इस बात के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे और निश्चित रूप से देश को जागरूक बनाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है, आप सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे कि परिवर्तन होना चाहिए एग्रीमेंट में? मैं स्पष्ट बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नीतियों का समर्थक है और उन नीतियों पे चलने वाले लोग, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो संगठन हो, अगर उन नीतियों पे चलती है तो निश्चित रूप से हम उन नीतियों को चलाने वालों का समर्थन करते हैं एक नागरिक के हैसियत से। परंतु सरकार, उसका अध्यक्ष अलग है, उसका प्रधानमंत्री अलग है और हम एक सांस्कृतिक संगठन है, हम सामाजिक संगठन है। सरकार को पूरा सहयोग देना हमारा कर्तव्य है और हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक। अब संजीव सिंह जी, आप बताइए, आपका पॉइंट क्या है? मैंने जो सवाल पहला पूछा था उसका आपने उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी ऐसे वक्त में भी हाइडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी को उस बात से अक्षर से सहमत हूं, क्योंकि इस देश में मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये 20 सैनिक जो हमारे हताहत हुए, अगर ये हरकत पाकिस्तान ने की होती तो क्या करते हमारे प्रधानमंत्री जी? जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे
माचो पोस्चरिंग करने वाली जो सरकार है आज चुप्पी साधे हुए है, तो राहुल गांधी का सवाल नहीं बनता। विपक्ष का जो रोल है वो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है। राहुल गांधी ने उस आवाज को उठाया। अगर मेरा सवाल यही बनता है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से या आरएसएस के लोग जो बैठे हैं कि अगर ये हरकत पाकिस्तान ने की होती तब आपकी भाषा क्या होती? आप 5 मई से लगातार वहां पे चाइनीज सैनिक जो है लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। 70 साल में सबसे कड़ी भाषा बोली है प्रधानमंत्री ने चाइना के खिलाफ। अरुणाचल प्रदेश आपके प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए आज तक। आप नाम सुनिएगा, अरुणाचल प्रदेश के 2018 के आपके सांसद तापिर गांव भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि लगातार अरुणाचल प्रदेश में चाइना की सेना हमारे यहाँ पर अतिक्रमण करती रहती। क्या किया आपने? उनकी आवाज को बंद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से देश जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी ऐसे आसानी से नहीं मिली थी, हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत किया, हमने गुटनिरपेक्ष के द्वारा, हमने आसियान के द्वारा, हमने दक्षिण के द्वारा, ये हमारी विदेश नीति थी, ये हमारी कूटनीति थी। और आपने झूला झुलाने का काम किया। आज आपकी कूटनीति से ही चाइना सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे पूछेंगे? दूसरी तरफ 74% एफडीआई में, अभी आरएसएस के संघ बता रहे थे कि हम जो है जागरण करेंगे। 74% आप एफडीआई में छूट देते हैं कि विदेशी कंपनियों को लाने के लिए, और आप देश को कहेंगे आत्मनिर्भर भारत बनाइए। आपका मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो आप कह रहे थे कि 2022 में 11 से 12% जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती देगा, आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने स्वीकार किया कि अक्टूबर 2019 में ये मेक इन इंडिया 0.6% पर जाकर के धराशायी हो गया। तो आपके मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके मेजर जनरल सहगल साहब, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। सहगल साहब, तो आज राहुल पॉइंट ये है सवाल किया, तो बिल्कुल मैं कहता हूं सवाल के साथ स्ट्रेटेजिकल रिप्लाई क्या होने चाहिए, का बदला लेना चाहता है। और ये थोड़ा सा सोच समझकर उठाने वाले कदम है। मुंहतोड़ जवाब चाइना को देना होगा। स्ट्रेटेजिकल किसी प्रकार का कोई शक नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमने पाकिस्तान के लिए की थी उस वक्त नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है अपनी और अपनी सरकार की, उसको दांव पर लगाया है ये कहकर कि लोगों की शहादत जो है, सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उनको टाइम दीजिए, 100% उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो काफी ज्यादा नुकसानदेह और घातक होगा चीन के लिए। इसमें हमको उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन। देशवासियों को बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है, और अगर प्रधानमंत्री इस समय उनके गुस्से के अनुसार कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे चीन को साफ तौर पे नजर आए कि आज का भारत जो है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, और छेड़खानी करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान पाओगे। जैसे कि मैंने कहा, पॉलिटिकली उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कर सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी हम चाइना को पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस कर सकते हैं। और हमको बिल्कुल उसी माफिक उनको करना है जैसे हम पाकिस्तान को करते रहे, विदाउट बॉदरिंग अ फिग। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कहा 80% जगह पर हम हामी हैं, और अगर हम फैसला कर ले रिपोर्ट्स का, मिलिट्री रिपोर्ट्स का, तो हम अनेकों जगह पर उनकी जमीन को पकड़ सकते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में हम चाहते हैं? क्योंकि काफी बड़ा नुकसान होगा जान और माल का दोनों साइड में। दोनों देश मैच्योर्ड हैं, दोनों की आर्मी जो है अमंग द 5th लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है। क्या हम एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं? हमको ऐसे कदम उठाने हैं जिससे चाइना के घुटने टिक जाएं और चाइना साफ तौर पे समझ जाए कि हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और वो कदम मैंने है, वो अनेकों कदम है जिनका मैंने कुछ जिक्र किया है। बिल्कुल। सरकार क्या करती है, कितनी जल्दी करती है, किस समय करती है, ये कदम कितने जल्दी उठाए जाते हैं ये भी देखना होगा। एक ऑल पार्टी मीट भी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक भी 19 तारीख को बुलाई गई है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये प्रश्न जरूर है, आप तो चूंकि खुद बता रहे हैं कि आप LAC पे तैनात रहे। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं एक मुल्क के रूप में कि जंग ना हो, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि शांति बनी रहे। और उसमें क्या आपको ये लगता है कि सेना जो LAC पर तैनात है, चूंकि आप खुद एक सैनिक के रूप में वहां पर तैनात रहे हैं, आपको क्या ऑर्डर्स का इंतजार करना पड़ता है अगर LAC पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो? या फिर आपके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उस वक्त वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं? गलवान वैली में कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि वो जाकर तब भिड़े होंगे जब उन्हें अतिक्रमण करते हुए चीनी सैनिक नजर आए होंगे। देखिए, अगर आप LAC की बात करें और LOC की बात करें तो थोड़ा सा फर्क है। LOC पे जो है वो अगर हम कुछ भी वो देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत पाकिस्तान की तरफ नहीं है। लेकिन LAC पे ऐसे हालात नहीं हैं।
LAC पे अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सी पाबंदियां हैं, और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अगर देखें तो ये पहली बार नहीं है जब चीन जो है भारत के अंदर आया है, पहले भी आते रहे हैं ये लोग, लेकिन इस तरीके का कभी जो ये जान की हानि हुई है ये पहले कभी भी नहीं हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, एक तरीके से हमला किया है उन्होंने, हमारे देश की ज़मीन कब्जाई हुई है। आज भारत का हर एक नागरिक ये जानना चाहता है या चाहता है कि वो ज़मीन जो चीन ने हमारी कब्जाई हुई है वहाँ से चीन को पीछे धकेला जाए, ये पहली चीज़ है जी। दूसरी चीज़ है हम बदला चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि हमारे जो इतने लोग मार दिए गए वो बस हम ये नहीं कह के नहीं टाल सकते कि हमारे WTO के एग्रीमेंट हैं या ये हैं, तो बकवास है। हमारे देश की जो सैनिक की जान है वो WTO के ऐसे हजारों एग्रीमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो सकता है मौजूदा सरकार के लिए ना हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन भाड़ में जाएं ऐसे WTO के एग्रीमेंट कि जो मेरे देश के सैनिकों को मार रहा है मैं उनको यहां काम दूं। आज देश इंतजार कर रहा था कि मोदी जी कहें कि मैं बिल्कुल अभी से ये आपको एश्योर करता हूं इस देश को कि कोई चीनी कंपनी हमारे देश में काम नहीं करेगी। ऐसा एश्योरेंस किसी भी सरकार ने, ये मतलब जो मौजूदा सरकार में किसी भी नेता ने नहीं दिया है, ना होम मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, और ना ही देंगे। आप देखते जाइएगा, सब लोग सुन रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बातों को। बाकी ये जो देशभक्ति का जो स्वांग करते हैं कुछ लोग नेता यहाँ बैठ करके, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ ये चीजें, बहुत सालों से देखता हूँ, ये जो स्वांग है ना ये यही चलता रहेगा। हम कड़ी निंदा करते हैं, मजाक बना करके रख दिया है भाई साहब आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो वोट की भीख तो हमारे सैनिकों के नाम पे मांगते हैं, लेकिन जब करना आपकी बात आती है कुछ करने की तो धुम दबा के भाग रहे होते हैं, आड़ में छुप रहे होते हैं। ऐसे नेताओं को अपने मुंह पे कालिक पोत के दबा हो जाना चाहिए। शेमलेस नेता, बिल्कुल शेमलेस, एकदम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि किस मुंह से बैठते हैं यहाँ पे ये देशभक्ति का ड्रामा करने के लिए। एक बार इनको जरा LOC पे खड़ा कर दो, इनकी ऐसी दुगदुगी बजेगी, ये दोबारा नजर नहीं आएंगे कहीं। ये जितने शेख चिल्ली बनते हैं ना टीवी पे बैठ के, इनको LOC पे खड़ा करो, इनको पता चल जाएगा 2 मिनट में कि कितने पानी में। आज पूरा देश देख रहा है कि क्या मजाक बना रखा है। चीन ये कह रहे हैं चीन का बहिष्कार करो, एक भी चीन की कंपनी को आज तक इन्होंने क्यों नहीं एम्बेसी के इनके एम्बेसडर को बुलाया, उसको क्यों नहीं चाइना वापस भेजा आज तक। नेपाल तक को तो आपने कुछ नहीं किया, उसने हमारे देश की जमीन को अपने देश के नक्शे में शामिल कर लिया। क्या किया आपने? कुछ किया? केवल बातें, जुमले, ऐसे नहीं चलता जनाब। और आपकी इस कमजोरी का खामियाजा इस देश की सेना, इस देश के नागरिक उठा रहे हैं, और आप लोग केवल बातें कर रहे हैं वहां बैठ के देशभक्ति की। ये क्या ड्रामा है भाई साहब, क्या ड्रामा है ये? एक दिन चीन और अंदर घुस आएगा अगर आप इस तरीके का रवैया बैठे रहेंगे करके कि हम वक्त आने पे जवाब देंगे। वो वक्त कब आएगा? जब दिल्ली में घुस आएंगे चीन के, तब वो वक्त आएगा भाई साहब, क्या तब वो वक्त आएगा? ठीक है, आप लोगों ने तमाशा बना दिया है। ब्रिगेडियर बहल साहब, आप चुनाव लड़ रहे थे, वैसे ही बोल रहे हैं आप। ब्रिगेडियर बहल साहब, नरेंद्र मोदी जी ने कब उस पे बोला? दो सवाल यहाँ से खड़े होते हैं। शुरू हुई है उस पे आप, एक तो आर्थिक मोर्चे पर क्या चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द होने चाहिए? चाइना से मंगा, क्या चीन की कंपनियों जो बड़े निवेशक हैं उनसे कहना चाहिए कि भाई साहब आप चीन में वापस जा सकते हैं, हमें आपकी अर्थ की, आपके पैसे की जरूरत नहीं है? क्या इन पर काम किया जा सकता है? क्योंकि खून बहाने से तो बेहतर है हम कुछ एग्रीमेंट तोड़ दें। कुछ नुकसान जाहिर है हमें आर्थिक तौर पर उठाना पड़ेगा, लेकिन हम उस मुल्क के लोग हैं जो सूखी रोटी खाकर भी अपने देश की सेवा करना जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें चीन को एक्सपोज करना पड़ेगा। सबसे पहला बड़ा बात है वो झूठ बोल रहा है, तो हमें झूठ को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये चीजें ये गलत हैं। हमारे पास सामने फोटो हैं, दिख रही है कि उन लोग आए हुए हैं, और फिर वो कहता है कि मैं नहीं आया। तो इन चीजों को एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरा, सारी दुनिया को मालूम है कि कोरोना के जो वायरस का है किसने बनाया, कैसे बनाया, इस चीज को एक्सपोज सबको बताना पड़ेगा कि ये चीजें, ये बम था, ये वो नहीं है हम समझ रहे हैं शायद ये एटॉमिक बम है या ऐसे बम। ये ऐसे बनाई जा रही चीजें जो एक्सपोज करनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ये अभी हमारा चीन को चाहिए हमारी मदद, वो हमारे पास इसलिए आ रहा है, हमारी मदद चाहिए इसलिए बात करने को तैयार हो रहा है। हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि जो फौजें वहां आई वापस नहीं ले जाता। उनको चाहिए सारी वापस ले जाए, तभी हम वहां पर बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। इनकी चीजें जो भी हैं
जैसा लोग सब कह रहे हैं, जो सामान उनका आता है हम पर बहिष्कार करें, हम खुद ही उसको इस्तेमाल करना बंद करें, तभी काम होगा। ये नहीं हो सकता हम औरों को कहें वो ना करें, ये ना करें, हम ये बंद कर दें, बंद कर दें। हमें खुद ही बंद करना पड़ेगा सबको कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जाके चाइना एक्सपोज हो, पता लगे दुनिया को कि क्या क्या चीज़ें गड़बड़ कर रहा है और ये क्यों कर रहा है, और हर बात में झूठ बोल रहा है। जो दुनिया पहले कह रही है कि देखिए कोरोना के बारे में झूठ बोला, हमें फैक्ट्स नहीं पता है, वही चीज़ें अभी यहाँ पर है। ये चीज़ें पूरी नहीं बताते हैं, हमें कहने हैं कि साहब हिंदुस्तान के लोग वहाँ कैसे आ गए, कैसे बाउंड्री पार कर चले आ गए, जबकि होगा मुझे लगता है कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया हो, जो हम कह रहे हैं मिसिंग है, हो सकता है कि ये लोग पकड़ के ले गए हों। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रात के समय हुआ है सब कुछ। तो इसलिए हमें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि देखिए झूठ बोल रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है और आगे से हम ऐसा करेंगे। सरकार को चाहिए कि जो कंपनियां हैं डिसमिस कर दे, कोई बात नहीं, सफर हो जाएगा, कोई बात नहीं होगी। मेजर जनरल सहगल साहब, यहाँ पर भी हो हम इसका बहिष्कार करें। सहगल साहब, हम वहां पे सड़क बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी सीमा के अंदर, और इस बात पे चीन को बहुत ज्यादा आपत्ति हो जाती है। दूसरी बात ये कि क्या हम रणनीतिक रूप से एक ऐसे धोखेबाज मुल्क को समझने में बार बार गलती कर रहे हैं, चाहे वो 62 हो और चाहे ये 2020 हो। इससे पहले हमने जब अपना निवेश की जो स्थिति है, जो FDI है, उसमें इजाफा किया, हमने जब और भी तरीकों से चीन की कंपनियों को दूसरे देशों के बराबर लाकर खड़ा किया कि वो हमारे यहाँ टेंडर उठा सकें, व्यापार कर सकें, क्या हम रणनीतिक रूप से चूक कर जाते हैं ये समझने में कि ये मुल्क दिखाना कुछ और चाहता है और करना कुछ और चाहता है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हम चीन को अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। चीन जो है एक किस्म से बिल्कुल ही बेशर्म देश है, एक्सपेंशनिस्ट है। वो हर प्रकार से केवल अपने हित को देखता है, ताकि दूसरे के देश को वो हमको हर प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहा है और हम उसको लगातार मिसरीड करते जा रहे हैं। हम उसको जबरदस्ती उसको ट्रस्ट करते हैं जब वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जहां उनको बॉर्डर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का आपत्ति आई है, वो खास करके गलवान वैली में आई है। जब सड़क बना रहे शौक से दौलत बेगोल्दी और गलवान की तरफ, उसके माध्यम से पहली बार ही है हिंदुस्तान के पास क्षमता आ जाएगी कि एक्साइज चेन के ऊपर हम कड़ी नजर रख सके। और उसका जो लाइफ लाइन है हाईवे, नेशनल हाईवे 219 जो एक्साइज चेन से शुरू होके काराकोरम पर जाता है और गिलगिट बाल्टिस्तान और सीपैक के ऊपर जो जहाँ पे उसका $67 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, हम उसको इंटरडिक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर के माध्यम से, बिल्कुल उसी माफिक जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने किया था। और उससे चीन चिंतित है। चीन गलवान वैली के अगर हाइट्स को कैप्चर कर लेता है तो चीन हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दखल देगा उस एरिया में। फिर जो हमारी मूवमेंट है उस सड़क के ऊपर बिल्टअप है, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है, सपोर्ट है, उसमें दखल अंदाजी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो हमने दौलत बेगोल्दी में एयरफील्ड बनाया है जी, उसके ऊपर वो निगरानी रख सकता है। वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब हवाई जहाज आएगा चीन गोले गिराएगा। ऐसे में चीन जो है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसकी देख रहा है। और ये उनको समझ तब आया जब लोकसभा में अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में हम एक्साइज चेन को खाली करा के रहेंगे। तब से चीन की एक किस्म से हैकल्स खड़े हो गए और उनको साफ तौर पे नजर आने लगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में वास्तव में वो ताकत आ सकती है कि वो पीओके को लेने के बाद में एक्साइज चेन की तरफ नजर बढ़ाएगा। क्योंकि हमने साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया कि हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे। और जो चीन ने हमारा गैर कानूनी हिस्सा किया हुआ है एक्साइज चेन में और सीओके में, सक्षम वैली में जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था, इसको हम हर प्रकार से लेकर रहेंगे। ऐसे में जो एरिया बिल्कुल भी अनडिस्प्यूटेड था उसको चीन ने बड़े सोच समझ के साजिश के तौर पे उसको डिस्प्यूटेड किया है और अभी क्लेम कर रहा है कि गलवान वैली तो शुरू से ही हमारी है और हिंदुस्तान के सैनिक उधर आके उनके साथ दखल अंदाजी कर रहे हैं और हिंदुस्तान रिस्पॉन्सिबल है जो हुआ है, जबकि वो साफ तौर पे जानता है कि ये जमीन हमारी है। और चीन बिल्कुल टोटल झूठ बोल रहा है और चीनी सेना जो है वो हमारे एरिया में आके बैठी हुई है और उनको हम किसी हालत में वहां नहीं बैठने देंगे। ये देश को भरोसा दिला रहे हैं प्रधानमंत्री कि एक भी इंच उसको टेरिटरी नहीं लेने देंगे। तो इसको कैसे अमल में लाते हैं, कैसे अमल में लाते हैं, ये जरूर देखना होगा। तरीके कई हैं जो आपने सुझाए हैं, ब्रिगेडियर बहल साहब ने सुझाए हैं। अब सवाल इसी बात का है कि इन पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, आर्थिक मोर्चे पर भी और सामरिक मोर्चे पर भी और युद्ध के मोर्चे की अगर जरूरत पड़े तो उस पर भी किस तरह से चीजों पर अमल होगा, ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो स्पष्टता है वो बयानों में होनी चाहिए और साफ साफ चीजें
देश के लोगों के सामने रखने की भी जरूरत है। कुछ भी शायद देश के लोगों से छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर अतिक्रमण हुआ भी है तो भी देश के लोगों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, देश की सेना सक्षम है और उसे फ्री हैंड देना चाहिए, तब जाकर चीन को शायद एक करारा सबक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।